हेलो गाइस, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनी स्टडी में एकदम व्यस्त होंगे। तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ रहे थे और एजुकेशन साइकोलॉजी की ही कड़ी में आज मैं एक और बेहतरीन क्लास लेकर के आप सभी के बीच हाजिर हूँ। फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए और उनको बुला लीजिए कि साइकोलॉजी वाली क्लास अपनी आ चुकी है। डेली शाम को 8:30 बजे अपनी क्लास होती है, तो किसी प्रकार की इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी है, बिल्कुल रेगुलर रूप से चल रही है। ये क्लास आपके रीट के लिए, आपके सीटेट के लिए, आपके सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और जो आपकी रीट जो मेंस है उसके लिए, या फिर आप DSSS BKVS किसी भी प्रकार के एग्जाम दे रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी का कंसेप्ट बेस होता है, साइकोलॉजी उसमें आती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रेजेंट वाले जो क्लासेस अपनी चल रही है, जो बाल विकास जो हम पढ़ रहे हैं, इस बाल विकास के एटलीस्ट 15 क्वेश्चन, मिनिमम 15 क्वेश्चन आपकी सीटेट में एज इट इज मिलेंगे। तो इन क्लासेस को बिल्कुल देखना ना भूलें, अपने दोस्तों को इसके साथ जोड़ें। आपकी सीटेट के यदि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वालिफाई करना है तो इन क्लासेस को रेगुलर रूप से अटेंड करें। फटाफट जुड़ जाइए। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो आप लाइक कर दीजिए। पहले ये सारे काम करके बैठ जाइए ताकि आप क्लास के बीच आपको किसी प्रकार का कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। कैसे कि आपके उसमें नीचे शेयर का ऑप्शन है, वहाँ से आप उनको बुला लीजिए। क्लास अपनी स्टार्ट हो गई है और चैनल पर यदि आप नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए करते हैं टॉपिक की शुरुआत। आप लोग सबसे जुड़ गए होंगे, आपका स्वागत है। हमें व्यवहार संबंधी मनोविकृतियां, हम साइकोलॉजी मनोविकृतियां पढ़ रहे थे। पहले हमने अभिवृद्धि विकास के बारे में पढ़ा था। अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, उसकी अवधारणाएं क्या है, उसके आयाम कैसे हैं, उसका क्षेत्र क्या है, उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने इनका संबंध पढ़ा आपस में कि अभिवृद्धि विकास एक दूसरे से संबंधित कैसे और इनमें अंतर क्या क्या है। उसके बाद हमने विकास की अवस्थाएं पढ़ी। अवस्था में सबसे पहले हमने भ्रूणावस्था पढ़ी, फिर उसके बाद हमने शेषावस्था की 2-3 क्लासेस की, फिर हमने जो बाल्यावस्था उसकी क्लासेस की, फिर हमने किशोरावस्था की क्लासेस की। और कल हमने पढ़ा था मनोविकृतियां। मनोविकृतियां हमने व्यवहार संबंधी 2 प्रकार की मनोविकृतियां पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक तो पढ़ी थी ADHD और एक पढ़ी थी SID, ये दोनों पढ़ी थी। इन दोनों के बाद फिर हमने भोजन संबंधी 2 विकृतियां पढ़ ली थी। एक विकृति और बाकी है, वो भोजन संबंधी एक विकृति अपन और कर लेते हैं। फिर अपनी भोजन संबंधी मनोविकृतियां हो जाएंगी और आज अपनी मनोविकृति को हम पूरा करते हैं। यानी हर एक टॉपिक जो छोटा छोटा भी है ना, उसको भी ज्यादा टाइम नहीं ले रहे, पर बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अच्छे तरीके से उसे कवर कर रहे हैं। हाँ, अगर छोटा टॉपिक है तो उसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, अगर बड़ा टॉपिक है तो उसको और ज्यादा डिटेल में समझ करके हम देखिए इस क्लास के आपके नोट्स पढ़ने के बाद आपको ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा। मैं इतना कह रहा हूं। चलिए, व्यवहार संबंधी हमने कल मनोविकृतियां 2 पढ़ ली थी। उससे बाद हमने जो भोजन संबंधी पढ़ी थी, कौन कौन सी? एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि बच्चा कम खाता है। ये विशेष तौर से लड़कियों में होती है कि मतलब डाइटिंग करनी है, मेंटेन करना फिगर उस टाइप से। और बुलिमिया नर्वोसा इसमें खाता है, खाने के बाद ऐसा लगता है कि मैं मोटा हो जाऊंगा, इसलिए क्या करता है, बार बार वोमिटिंग करता है। दोनों की हमने बता दी। अब हम उसके बाद पढ़ते हैं व्यवहार संबंधी। हमने मनोविकृतियां पूरी करने के बाद भोजन संबंधी हम कर रहे थे। और भोजन संबंधी मनोविकृति में अपनी अलग जो अगली मनोविकृति है, देखिए वैसे जिसको बीजिंग बोल सकते हैं, बीइंग बोल सकते हैं किसी प्रकार की। मैं आपको हिंदी में नाम बताता हूँ, इंग्लिश में नाम बताता हूँ। अब उसको बीजिंग बोलिए, बीइंग बोलिए, जो भी है, ईटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है ना? हम पढ़ रहे थे भोजन संबंधी मनोविकृतियां पढ़ रहे थे। मनोविकृतियां डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे। मनोविकृतियों की आज अपनी दूसरी क्लास है। कल हमने पहली क्लास में 4 प्रकार की मनोविकृतियां पढ़ी थी। व्यवहार संबंधी 2 तो और 2 पढ़ी थी हमने भोजन संबंधी। ओके, हमारी आज की तीसरी भोजन संबंधी कौन सी है? ये है ईटिंग डिसऑर्डर। कई बोलते हैं इसको बीजिंग, कई बोलते हैं इसको बीइंग डिसऑर्डर। बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, बीजिंग ईटिंग डिसऑर्डर बोल दीजिए, बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर बोल दीजिए। इसको किससे संबंधित है? खाने से संबंधित है। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि बीइंग, देखो, बहुत ज्यादा खाना। एनोरेक्सिया नर्वोसा को याद रखना कि खाने में एवी करना, मतलब खाना खा रहा है लेकिन नहीं खा रहा, बिल्कुल नहीं खाता उसको। बुलिमिया नर्वोसा खूब ज्यादा खाना लेकिन खाने के बाद वोमिटिंग करना। इसमें क्या है? बीइंग मतलब बहुत ही ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा खाना, यानी अपने मारवाड़ी बोलते हैं ना कि पूरे दिन दपेगा नहीं, तो बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा खाना। मान लो अब बहुत ज्यादा कब खाएगा? आपको भूख होगी तो भी खा सकते हो ना, लेकिन इसमें बिना भूख के भी खाता है कि अगर भूख नहीं है फिर भी खाना।
भूख नहीं है बच्चे को, जो बालक है जो इस बिंग ईटिंग डिसऑर्डर से जो ग्रसित है उसको भूख नहीं है, बट भूख नहीं होने के बावजूद भी खाता है, भूख नहीं है उसके बावजूद भी खाता है। और फिर अब बताइए कि बहुत ज्यादा खाएगा, भूख नहीं है उसके बावजूद भी खा रहा है, तो क्या उसका वेट कंट्रोल होगा, क्या उसका वजन कंट्रोल होगा? नहीं होगा। तो वजन नियंत्रण में असमर्थ, वेट को कंट्रोल नहीं कर पाता है, वजन को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है, वजन को नियंत्रित करने में असमर्थ होता है। बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर है बहुत ज्यादा खाना, वजन को नियंत्रित करने में असमर्थ होना, और भूख नहीं होने के बावजूद भी खाना। पहले मैंने था ADHD, उसमें ध्यान नहीं होता बच्चा, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। उसके बाद बताया मैंने आपको SID। फिर तीसरा मैंने आपको बताया था जो भूख से संबंधित बताया था, हमारा भोजन से संबंधित। पहला बताया था एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी खाना बिल्कुल नहीं खाते, कैसे कि वैसा लगता है कि मैं मोटा हो रहा हूं या मोटी हो रही हूँ। लड़कियों में ज्यादा होता है, फिगर मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं वो खाना नहीं खाते। उसके बाद बुलिमिया नर्वोसा, खाते खूब ज्यादा है लेकिन खाने के बाद ये लगता है कि मैंने इतना ज्यादा खा लिया, मेरा खाना वेट बढ़ जाएगा, इसलिए बार बार उसको वोमिटिंग करते हैं, टेबलेट्स लेते हैं, तो डिसऑर्डर हो गया। ये है बिंग ईटिंग डिसऑर्डर। इसमें क्या है, इसमें खाते खाते रहते हैं, भूख है तो भी खाएंगे, भूख नहीं है तो भी खाएंगे, बहुत ज्यादा अनलिमिटेड खाना, और अनलिमिटेड खाएंगे तो वजन पर नियंत्रण नहीं रहेगा। तो बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर, बहुत ज्यादा खाना, भूख नहीं होने पर भी खाना, और इससे क्या होता है, वजन नियंत्रण में असमर्थ हो जाते हैं। क्लियर? ये आपकी भोजन से संबंधित मनोविकृतियां हो गई, व्यवहार संबंधी मनोविकृतियां हो गई, भोजन संबंधी मनोविकृतियां हो गई। अब खुद से संबंधित अब कुछ ऐसी मनोविकृतियां हैं जो ऐसे किसी पर्टिकुलर चीज से संबंधित नहीं है, बस मनोविकृतियां हैं। कैसे? ऑटिज्म आत्मविमोह है, ऑटिज्म बोल दीजिए या आत्मविमोह बोल दीजिए, ऑटिज्म बोल सकते हैं या फिर आत्मविमोह बोल सकते हैं। देखिए ये जो ऑटिज्म है ना, ऑटिज्म ये एक जो लैटिन या ग्रीक भाषा है उसमें एक शब्द है ओटस, इससे लिया गया है। किसी लैटिन या ग्रीक भाषा बोल दीजिए, लैटिन भाषा बोल दीजिए, उससे एक शब्द लिया गया ओटस, उस ओटस से ये बना है। इस ओटस का मतलब होता है स्वयं, इस ओटस का मतलब क्या होता है, स्वयं। मैं सामने से इसलिए करता हूं ताकि आपको एकदम क्लियरली विजिबल हो। क्लियर? तो ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म का मतलब, ऑटिज्म जो लैटिन भाषा के शब्द ओटस से बना है, लैटिन बोल दीजिए, इसी को अपन ग्रीक भी बोलते हैं, ठीक है ना, लैटिन को अपन क्या बोलते हैं, ग्रीक भाषा को बोलते हैं। तो लैटिन या ग्रीक भाषा के शब्द ओटस से बना है, इसका मतलब क्या होता है, स्वयं। अब क्या होता है, जो बच्चा ऑटिज्म, देखिए आत्मविमोह है, ये बच्चा हमेशा स्वयं में मस्त रहेगा, खुद के अंदर ही रहेगा, स्वयं में रहेगा, इसको बाहरी वातावरण से किसी प्रकार का कोई लगाव नहीं रहेगा, बच्चा खुद के अंदर ही मस्त रहेगा, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ओके, समझ गए? यानी बाहरी वातावरण में किसी प्रकार की कोई अंतर नहीं रहेगा। जो इसका बाहरी वातावरण है ना, बाह्य वातावरण, उस वातावरण में किसी प्रकार की अंतःक्रिया नहीं करेगा, बाहरी वातावरण में कोई भी अंतःक्रिया नहीं करेगा। आपके ये जो अभी अप्रैल जो मंथ गया है ना, उसमें 2 अप्रैल और 2 अप्रैल 2 अप्रैल उसको वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाते हैं, ध्यान रखना, वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाते हैं। जो अप्रैल गया ना, अप्रैल अभी पीछे 2 अप्रैल को उसको वर्ल्ड ऑटिज्म डे था, यानी वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाते हैं। विश्व ऑटिज्म डे बोल सकते हैं, विश्व आत्मविमोह दिवस बोल सकते हैं इसको। जो ये बच्चा होता है ना, अब सोचिए जो बच्चा बाह्य वातावरण में अंतःक्रिया नहीं करेगा, क्या वो किसी से कम्युनिकेशन कर पाएगा, क्या किसी से वो संप्रेषण कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये बच्चा संप्रेषण या कम्युनिकेशन करने में क्या होता है, असमर्थ। जो अपने कम्युनिकेशन या संप्रेषण करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। कौन? ऑटिज्म से ग्रसित बालक किसी के साथ बाह्य वातावरण में अंतःक्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए वो संप्रेषण करने में उसे होती है, असमर्थ होता है। या फिर अगर थोड़ा बहुत कर भी लेता है ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है, तो IQ, इस बालक का IQ 70 से कम होता है,
ऑटिज्म से ग्रसित बालक। आईक्यू जो मैं आपको बुद्धि पढ़ाऊंगा ना, बुद्धि चैप्टर, हालांकि सीटेड वालों के लिए मैं एक बात, सीटेड वालों के लिए क्या, नीट वालों के लिए, अगर आपने बुद्धि नहीं पढ़ी तो बुद्धि भी अपने जो वीडियो है उसकी चैनल है, उस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बुद्धि पूरा टॉपिक पढ़ाया हुआ है। सीटेड की बाकायदा अलग जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर के आप पूरी पढ़ सकते हैं। बुद्धि आप एक पूरी साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट है, उसमें 40 से 50 वीडियो है, उनमें जाकर के आप बुद्धि टॉपिक पूरा पढ़ सकते हैं। बुद्धि भी आपकी आती है, व्यक्तित्व भी आपका आता है, अभी प्रेरणा, चिंतन वगैरह सब पढ़ाए हुए, तो वो टॉपिक आप फटाफट जाकर वहां से पढ़ सकते हैं, ताकि ये सिलेबस तो अगर धीरे धीरे तरीके चलता है ना तो वाला फास्ट रिकवर आपका हो जाए। ओके, ठीक है। तो इनका आईक्यू लेवल कितना होता है? इनका आईक्यू लेवल 70 से कम होता है। कितना होता है? 70 से कम। ये मेंटली क्या होते हैं? मानसिक रूप से मंद होते हैं। ये वाले क्या होते हैं? मानसिक रूप से मंद होते हैं, और ये खुद में ही खोए रहते हैं। खुद में ही क्या रहते हैं? खोए रहते हैं। ये बालक खुद में ही खोया रहता है। कौन सा? जो ऑटिज्म से ग्रसित जो बालक होता है वो खुद में ही खोया रहता है। बाह्य वातावरण से किसी प्रकार की कोई भी इसकी मतलब जो संबंध नहीं होता है। क्लियर? ये बालक होता है ना, अब सोचिए जो बालक संप्रेषण नहीं कर पाता, क्या वो ध्यान दे पाएगा? तो ये बालक ध्यान भी नहीं दे पाता। ध्यान देने में असमर्थ होता है ये बालक, ध्यान नहीं देता है चीजों पे, हर चीजों पे क्या देता? ध्यान नहीं देता है, संप्रेषण नहीं कर पाता। अब सोचिए जो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, जो ध्यान नहीं दे पाएगा, क्या उसके मित्र बनेंगे? मित्र भी नहीं बनते उसके, यानी उसके फ्रेंड्स भी नहीं होते। जो बालक खुद में रहेगा, क्या उसका फ्रेंड सर्कल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो बालक मित्र नहीं बना पाएगा। अब मान लीजिए वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, संप्रेषण नहीं कर पाता। अब किसी बच्चे को उसे आवाज लगानी है, तो क्या आवाज लगा पाएगा? क्योंकि उसका कम्युनिकेशन पावर नहीं है। तो आवाज लगाने में भी क्या होता है? असमर्थ होता है। आवाज लगाने में भी क्या होता है? असमर्थ होता है। चलिए मैं बताता हूं आपको, अच्छे तरीके से समझिए। देखिए ध्यान से, जो ऑटिज्म वाला बालक होता है, जो आप पहले बार देख लीजिए, इसको देख लीजिए, आदमी वाला स्वयं में मस्त रहता है। स्वयं में मस्त रहने का मतलब है कि ये बच्चा जो आपकी बाह्य दुनिया है ना, उससे कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। जो बाह्य दुनिया ना, बाहर के खुद में मस्त रहेगा, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके मतलब जो नेचर है ना, वो नेचर हो गया सेल्फ लव वाला टाइप हो गया, ऑटिज्म वाला टाइप, यानी सब खुद के अंदर रहेगा, दूसरों से कोई मतलब नहीं। अब जब बच्चा स्वयं में मस्त रहेगा, तो क्या वो किसी बाह्य वातावरण से जुड़ पाएगा? जो बच्चा पूरे दिन खुद के साथ, मान लीजिए मैं खुद के साथ ही लगा रहा हूं, तो क्या मैं आपसे, क्या मैं अपने परिवार से, क्या मैं अपने रिश्तेदारों से या बाहरी वातावरण से क्या मैं जुड़ पाऊंगा? बेशक नहीं जुड़ पाऊंगा। तो बाह्य वातावरण में अंतःक्रिया नहीं कर पाता ये बालक, बाह्य वातावरण में अंतःक्रिया नहीं कर पाता है। अब बालक बाह्य वातावरण में अंतःक्रिया नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? बालक का जो कम्युनिकेशन है, जो उसका संप्रेषण है, वो किसी दूसरे से बातचीत करना है, उससे बोलना बुलाना है, उसके साथ उठना बैठना है, क्या वो सही तरीके से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उसको संप्रेषण करने में असमर्थ होगा, और अगर असमर्थ भी नहीं होगा ना, तो उसे बहुत ज्यादा क्या होगी? अगर मान लो कर भी लेता है तो संप्रेषण करने में उसे तकलीफ होगी। संप्रेषण, अब बताइए किसी से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, फिर कम्युनिकेशन बाह्य वातावरण में अंतःक्रिया नहीं करेगा, तो ध्यान नहीं दे पाता, चीजों पे क्या नहीं देता है? ध्यान नहीं देता है। तो क्या उसके फ्रेंड्स बनेंगे कि यार ये तो खुद में ही रहता है, अपने से कोई मतलब नहीं, इसको मतलब अब बुलाते हैं तो 10 बार बुलाते हैं, तब एक बार आता है, न बोलता है न कुछ और करता है, तो क्या उसके फ्रेंड सर्कल होगा? उसका नहीं होगा। तो उसके मित्र भी नहीं बनेंगे। मित्र नहीं बनेंगे। इस बालक का आईक्यू क्या होता है? इस बालक का आईक्यू 70 से कम होता है। आईक्यू मतलब जो बुद्धि लब्धि है ना, बुद्धि लब्धि वो वाला, जब आपको मैं पढ़ाऊंगा, जब बुद्धि चैप्टर, उसमें आएगा बुद्धि लब्धि निकालने की। आप अपनी बुद्धि खुद, जो आपकी बुद्धि लब्धि है ना, आप खुद निकाल सकते हो, किस प्रकार से निकालनी है, तो आपकी वास्तविक आयु, मानसिक आयु इंटू 100 से करके निकाल सकते हो। आईक्यू 70 से कम होता है, खुद में ही खोया रहता है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बालक है, ऑटिज्म से, बाह्य वातावरण से अंतःक्रिया कर नहीं पाता बेचारे, बच्चे गलती नहीं है, इसका मानसिक स्तर इतना है कि बाह्य वातावरण से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, तो खुद में खोया। अब खुद में खोया रहेगा, कम्युनिकेशन नहीं कर पाता, तो आवाज लगाने में क्या होता है? बालक असमर्थ होता है। कैसा होता है? आवाज लगाने में असमर्थ। ऑटिज्म जो आत्मविमोह शब्द है ना, वो लैटिन या ग्रीक भाषा के ओटस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्वयं। इसका मतलब स्वयं। अब ये बालक जो है, ये स्वयं में रहेगा, आईक्यू इसका 70 से कम है, मतलब क्या है? मानसिक मंद, मेंटल। सारे क्या पढ़ रहे हैं? मनोविकृतियां किससे संबंधित हैं? मस्तिष्क से संबंधित हैं, और फिजिकली किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फिजिकली पूरे फिट भी हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ है? इस मस्तिष्क में। कभी कभी आपने पागल देखे होंगे, पागल फिजिकली फिट रहते हैं, उनका शारीरिक बनावट सही है बिल्कुल अच्छे तरीके से, लेकिन उनके मानसिक को कहते हैं ना,
दिमाग वाला स्क्रू ढीला है, तो वो मानसिक मंदता है उनमें। अब उनमें इसकी उनकी गलती नहीं कि IQ लेवल ऐसा है, उनमें तो थोड़ी जो अपने नर्वस सिस्टम है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाता। तो फिजिकली फिट नहीं, मानसिक रूप से मंद होते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म डे मनाया जाता है। इज दैट क्लियर? यहां तक आपको समझ में आ गया? ऑटिज्म की हमने बात कर ली, हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा पढ़ लिया, हमने बुलिमिया नर्वोसा पढ़ लिया, हमने ऑटिज्म पढ़ लिया, हमने एक से पहले एक और पढ़ा था, कौन सा? बीइंग ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ा था हमने। अब उसके बाद चलते हैं मनोविच्छेदी पहचान विकृति पर, यानी डिसआइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। डिसआइडेंटिटी मतलब शॉर्ट में बोल दो, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID। डांस इंडिया डांस नहीं है, DID का मतलब डांस इंडिया डांस नहीं है। अभी बताऊँ आपको एक स्टोरी छोटी सी, आप समझ जाओगे DID क्या है, समझ जाओगे। DID डांस इंडिया डांस बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे डांस की बात नहीं कर रहे। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मनोविच्छेदी पहचान विकृति। हिंदी में अगर लिखना चाहो, मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति या विकृति बोल सकते हैं। ओके, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID, मनोविच्छेदी पहचान विकृति। इसी को बोलते हैं, इसी का और दूसरा नाम है मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर, MID भी यही है। अब आप समझ जाओगे, मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID बोल सकते हैं इसको। इसी को बोलते हैं मनोविच्छेदी पहचान विकृति। क्लियर? चलिए मैं आपको समझाता हूं। आपने कभी कभी एक बात सुनी होगी, कुछ लोग होते हैं जो डबल पर्सनैलिटी होते हैं। पहले आपको मैं सटीक से एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने फिल्म देखी है हाउसफुल, हाउसफुल वाले देखिए, इसमें जो अभिषेक बच्चन ने, रितेश देशमुख और अक्षय कुमार है, जैकलिन वाली फिल्म हाउसफुल, उसमें क्या है, हाउसफुल 3 है ना, उसमें जो अक्षय कुमार होता है ना, उस अक्षय कुमार की 2 आइडेंटिटी है। वो एक वर्ड सुनते ही, वर्ड कौन सा था? इंडियन। वो वर्ड सुनते ही, वो कहते हैं ना सैंडी से सुंडी बन जाता है, वो वाला। तो वो वर्ड सुनते ही उसकी जो एक पर्सनैलिटी को छोड़कर कौन सी पर्सनैलिटी बन जाता है? दूसरी पर्सनैलिटी। पर्सन कौन है? एक ही। उस हालांकि वो रियल लाइफ है, उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी ऐसे एग्जैक्ट अपनी एक्चुअल लाइफ में होते हैं। जो आपका एक पर्सन है, कोई भी एक पर्सन, उसमें एक टाइम पे एक आइडेंटिटी, उसी टाइम पे कई बार दूसरी आइडेंटिटी आ जाती है। वो स्पेशल उसके फैक्टर होते हैं, कुछ उसके फैक्टर होते हैं उनके बेस पे। मान लीजिए किसी वर्ड को सुन करके, किसी चीज को देख करके, कोई सामने कुछ किसी को देख करके, या कोई कुछ से कुछ बोल रहा है उसको, इस प्रकार की एक्टिविटी से वो क्या होता है, उसको दूसरी आइडेंटिटी मिल जाती है। वो दूसरी आइडेंटिटी में चला जाता है, वापस आने में उसको रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे हो जाता है। यानी एक ही पर्सन है, व्यक्ति एक है, मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर, लेकिन उसकी आइडेंटिटी कितनी है? मल्टीपल। डिसोसिएटिव, जो उसकी जो आइडेंटिटी होती है ना, उसको पहले वाली जो उसको पहचान होती है उसको खो करके नई पहचान मिलती है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या मनोविच्छेदी पहचान विकृति या मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसको अपने लोकल लैंग्वेज क्या बोलते हैं कि उसके अंदर क्या है, 2 व्यक्ति रहते हैं, बोलते ना 2 व्यक्ति। हालांकि 2 व्यक्ति वाला कुछ ऐसे बोलते ना कि इसके अंदर मतलब कुछ आ गया। कभी कभी कोई इंसान होता है नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है और अचानक से कोई थोड़ा सा स्ट्रेस होता है माइंड पे, ज्यादा क्या होता है, ये जितनी मस्तिष्क के संबंधित ना, ये स्ट्रेस से होती है। ये क्या होती है? ये स्ट्रेस से रिलेटेड होती है सारी की सारी। कैसे कि आप मस्तिष्क में तनाव लेते हो, जितना आप तनाव लेते हो ना, उतनी आप में अलग थोड़ी आइडेंटिटी होती है। ठीक है ना? स्ट्रेस, चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है, एक पॉइंट का अंतर है। और चिता पर जाने का कारण कौन होता है? ज्यादा चिंता। यानी जो साइलेंट अटैक वगैरह आते हैं, इसलिए खुश रहे, मस्त रहे, हंसते मुस्कुराते रहे और आराम से अपनी लाइफ जिए, चिंता करने की किसी प्रकार की कोई बातें होती नहीं है। क्लियर? अब देखिए, तो जो DID है, इसमें क्या होता है, कभी कभी किसी इंसान बोलते हैं ना कि इसमें कुछ आ गया, आता कुछ नहीं है। वो जो उसका कुछ मेंटल, जो उसने स्ट्रेस ले लिया, फिर किसी प्रकार की कुछ एक्टिविटीज देख ली, या कुछ माइंड में उसे चल रहा है, उसके आधार पे वो अपनी आइडेंटिटी छोड़ करके किसी दूसरे की आइडेंटिटी ग्रहण कर लेता है।
खुद की आइडेंटिटी छोड़ करके किसी दूसरे की आइडेंटिटी ग्रहण कर लेता है, यानी था कुछ और बन गया कुछ और। अब वो जब दूसरी आइडेंटिटी बनाए तो उसकी अच्छाई वाला कैरेक्टर उसने छोड़ कर कौन सा कैरेक्टर अपना लिया, बुराई वाला। इसलिए कहते हैं किसी में कुछ आ जाता है ना तो बुराई करता है, बुराई नहीं, वो उस इंसान को बुरा बनाना चाहता है। और फिर हम किसके पास जाते हैं, हम जाते हैं जो जितने भी बाबा वगैरह ना, इन बाबाओं के पास जाते हैं। अरे वहां जाने की जरूरत नहीं, किसी अच्छे चिकित्सक को, मनोचिकित्सक को दिखाइए, वो उसका अच्छे तरीके से इलाज करता है। बाबा के पास क्या क्या जानते हैं, वो कुछ नहीं जानते, बस आपको भ्रम बनाए रखते हैं, कैसे होगा ऐसे होगा, ये कर लीजिए वो करिए, खुद का घर चलाते हैं। आप किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास जाइए, किसी साइको जो डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको उसको अच्छे तरीके से उसको समाधान करेगा। क्लियर? ये है DID, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, मनोविच्छेदी पहचान विकृति, मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर इसको बोलते हैं। ये अपनी जो मनोविकृति है ना, ये मनोविकृतियां होगी अपनी पूरी। मुख्य इतनी, हालांकि कई और भी है लेकिन और उनके बारे में ज़्यादा अपन इसका इतना नहीं रखेंगे फोकस, लेकिन जो अपनी मुख्य जो मनोविकृति है ना, उनका अपन ने जो पूरा चीज़ें बता दिया, पूरा कर लिया उन मनोविकृतियों को। अब देखिए, ये आपकी मनोविकृतियां पूरी होगी, यानी आपके जो उस कल से पढ़ेंगे विकास के आयाम या विकास की अवस्थाएं बन पड़ेंगी। विकास की अवस्थाएं कैसे, अब सॉरी अवस्थाएं हमने पढ़ ली, विकास के आयाम या अलग अलग विकास पढ़ेंगे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, समयकालीन विकास, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गोल्डबर्ग, ये पढ़ेंगे। ये सारे के सारे अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, अब चलते हैं, अब देखिए तो सीटेट की बात कर रहे थे अपन, है ना। सीटेट में क्या है कि सीटेट में आपको मैंने सिलेबस बताया, जो आपको नोटिफिकेशन आया था उस टाइम मैंने बताया था, सिलेबस में ज़्यादा कुछ नहीं है। जिस प्रकार से नॉर्मल साइकोलॉजी लगभग 30 नंबर की है, इसमें जो 15 नंबर का बाल विकास वाला है, फिर बाकी 15 नंबर जो रीट वाला कोर्स है थोड़ा बहुत अंतर होगा। सिलेबस आप सभी के पास है। अब मैं कुछ फैक्ट बताने आया हूँ आपको, किस प्रकार से, कुछ फैक्ट ऐसे कि जिनके माध्यम से आप अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से क्वालिफाई करते हैं। सबसे फैक्ट हमारे सीटेट यदि आपको क्वालिफाई करनी है, हाउ टू क्वालिफाई सीटेट, सबसे पहले क्योंकि खुद ने मैंने किया है, फर्स्ट अटेम्प्ट सिंगल शॉट खुद ने किया। तो देखिए, पहली सबसे अच्छा आपके सामने आपका होना चाहिए सिलेबस। आपके सामने आपका सिलेबस होना चाहिए, उसका प्रिंट निकाल के आपके सामने रखिए। बिना रीट, और जो अब रीट राजस्थान के एग्जाम है ना, वो भले ही सिलेबस से हट के कुछ पूछ लेती है, लेकिन जो सीटेट है ना, सिलेबस से बाहर एक कदम क्या, एक अंगुली तक नहीं रखेगा, सिलेबस टू सिलेबस बात करेगा। सबसे पहले आपके पास अपना सिलेबस होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स होने चाहिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए। अगर आपको मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आप इसकी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कैसे, ये भी कौन से, अभी ऑनलाइन पैटर्न चल रहा है ना, तो जो लास्ट 2 साल है, लास्ट जो 2 साल हुए, अपनी 2 साल हुए ना ऑनलाइन एग्जाम चलते हैं, आपका तीसरा पेपर है, ये 2 पेपर है ना, इन 2 पेपर को अच्छे तरीके से करना। आपका 70 to 80%, 70 से 80% पेपर हमेशा कहां से आता है, इस PYP से आता है। यानी जब से लेकर के सीटेट चलिए तब से लेकर के अब तक के सभी पेपर, और इसमें अब सीटेट में ज्यादा कुछ नहीं करा, बस वो माइंड गेम खेलता है आपके साथ। माइंड गेम खेलना 4 3 2 1 वाला ऑप्शन खेलता है। एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया, अगर आंसर सटीक है, कथन तर्क वाले इस टाइम ज्यादा खेल रहा है कि क्या इसके लिए तर्क सही है, क्या इसके लिए, अगर आपका सटीक आंसर है 4, अगर उसे थोड़ा आपने मान थोड़ा हटके दिया, हल्का से उससे मैच हो रहा है लेकिन कुछ कम हो रहा है 3, कुछ और कम हो रहा है, मतलब ऐसा है कि यार थोड़ा मतलब मैच तो हो रहा है लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा 2 पे रखिए और बाकी 1 पे रखिए, इस प्रकार से ये सीटेट वाला 4 PYP आपके प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए। उनके अंदर में आपका CBT जो टाइप टेस्ट होता है, जो लास्ट के 2 साल के पेपर है ना, वो तो अच्छे तरीके से उनको निकालना। क्लियर, सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए, टॉपिक बेस। और फिर आप क्या करोगे, बुक वगैरह कोई भी लीजिए, बुक वगैरह आप लेते हो अच्छी बात है, नहीं लेते तो आपको नोट्स मतलब मिल जाते हैं गूगल पे सारे, वो कीजिए, उनको डिटेल से अच्छे तरीके से, ज्यादा बदना मान लीजिए ना, लेकिन इनको अच्छे तरीके से निकालना है, इनको अच्छे तरीके, जितने आप प्रैक्टिस, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए,
प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट के आधार पे आप अपना जो सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं यकीन मानिए आपको ये कह रहा हूँ, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सीटेट एक सिंगल अटेम्प्ट में फर्स्ट टाइम में एक, देखिए और छोड़िए, सबसे कम उम्र की एक 17 वर्ष की जो एक बच्ची है, उसने सबसे छोटी उम्र में 17 वर्ष के बच्चे क्या मानते हो 12वीं क्लास में नहीं है, यानी से तो लिमिट तो है नहीं ना, एज लिमिट तो है नहीं ना, कोई छोटी ना कोई बड़ी, कोई लिमिट नहीं है। 17 वर्ष के बच्चे निकाला है तो आप तो उससे ज़्यादा हो ना। सीटेट एक सिंगल अटेम्प्ट में, एक फर्स्ट चांस में आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हो। अगर किसी ने आपके भ्रम बनाया हुआ है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट नहीं कर सकते, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये 3 काम कर लीजिए, सीटेट बिल्कुल अच्छे तरीके से आप क्वालिफाई कर पाओगे। सिलेबस आपका, प्रीवियस ईयर आपके और प्रैक्टिस सेट आपके, ज़्यादा डिटेल ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है, ये 3 काम कर लीजिए और आपका जून जुलाई में आपका एग्जाम होगा ना, उसके आधार पे इनकी तैयारी कीजिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, A1 तरीके से बढ़िया मार्क्स से आप सिलेक्शन ले सकते। नेगेटिव मार्किंग नहीं है सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आपके लिए, लेकिन हालांकि ये प्लस पॉइंट उनके लिए भी है, नेगेटिव मार्किंग होना प्लस पॉइंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट के लिए नेगेटिव मार्किंग होना प्लस पॉइंट है, और बाकी ठीक है काम चल जाएगा। ये 3 काम कीजिए, बिल्कुल आप सीटेट में सिलेक्शन ले सकते हैं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। और अपनी साइकोलॉजी अपने जो इसमें चल रही है बैच में, हिंदी भी अभी शुरू हो जाएगी, बस एक बार थोड़ा वो कह रहा हूँ तबियत का इशू चल रहा है उनके, थोड़ा फ्री हो जाते हैं, लेकिन हिंदी भी आपको सिलेबस कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ। 60 नंबर का मैटर यहाँ पे हो जाएगा, मैथ्स, एनवायरनमेंट या फिर जो आपकी SST वगैरह, और फिर जो टीचिंग जो पेडागोजी है ना, वो वाला टीचिंग पेडागोजी भी इसी क्लास में चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 60 से ज़्यादा नंबर का ही हो रहा है आपका, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़िए। हालांकि मैं भी कोशिश करूंगा कि जो कभी संडे वगैरह छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा जो टाइम निकाल के जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनको करवाने की कोशिश आपके करूँगा। ओके, तो ये बिल्कुल मत घबराइएगा कि आपकी सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर सकते, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी डीप प्रिपरेशन यू कैन क्वालिफाई योर सीटेट एग्जाम। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो इसको शेयर कीजिए। डेली शाम को अपनी क्लास होती है 8:30 बजे साइकोलॉजी की, तो आप इस क्लास में जरूर आइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।